Very good morning, students. Class 11th Accountancy. Today in your curriculum, we are going to start this particular chapter number 4, Process and Basis of Accounting. प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। ये मिलता जुलता है चैप्टर नंबर 1 में जो मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल करवाया था, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ध्यान से सुनिए, चैप्टर 3 में जो मैंने आपको एक्रूअल बेसिस समझाया था, इट इज़ एग्जैक्टली सेम दोबारा से करेंगे हम। उसी के डिस्टिंक्शन दे रखे हैं और हाइब्रिड मिक्स है। क्या है देखिए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंट्स का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन सीधी सी बात है, मॉनेटरी है, उधार की है, नगद की है, चेक है, बैंक है, परचेज है, सेल है, किस चीज़ की ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस which are monetary in nature. In other words, the transaction which cannot be measured and expressed in terms of money cannot be recorded in accountant. तो जो ट्रांजैक्शन मेजरेबल है, मॉनेटरी है, उसके ऊपर एक वाउचर तैयार होता है। बेटे ये वाउचर की डिटेल मैंने आपको पहले ही बताई है। वाउचर एक स्लिप है यार। शॉप पे जाते हो आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको एक रसीद मिलती है। आपकी टर्मिनोलॉजी में वो एक रसीद है। ये लोग क्या करेंगे, शॉपकीपर्स उस रसीद के अगेंस्ट एक वाउचर काटेंगे। वाउचर का मतलब होता है ये कैश का वाउचर है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप। आप तो रसीद लेके चले गए। अब शॉपकीपर जिसने अकाउंट्स बनाने हैं, आपने माल उधार खरीदा है उनसे तो वो उधार का वाउचर बनाएंगे, आपने नगद खरीदा तो नगद का बनाएंगे। शॉपकीपर कहीं से माल उधार लाएगा या कहीं से नगद लाएगा, कैश लाएगा, हर बेसिस पे वो पर्ची, एक वाउचर, एक स्लिप बनाता है, जिस स्लिप के बिहाफ पे ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब ये है, जर्नल तो चैप्टर नंबर 9 है जिसमें इसकी रिकॉर्डिंग होगी। ये जर्नल चैप्टर नंबर 9 है, मैंने आपको काउंटिंग साइकिल में बताया है। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये होता है बेटे जो भी रिकॉर्डिंग आपकी जर्नल चैप्टर नंबर 9 में होनी है, वो कैसे होनी है, तरीका तो बेसिकली चैप्टर नंबर 9 में बताएंगे। सिर्फ ये है उस वाउचर की एंट्री को हम चैप्टर नंबर 9 में पोस्ट करेंगे। फिर अगर ये देखेंगे कि वो अगर कैश बुक की एंट्री है यानी कि नगद की एंट्री है, तो वो चैप्टर नंबर 10 के हिसाब से कैश बुक में पोस्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में उसका प्रोसीजर बताया जाएगा। सेम वही अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है जो चैप्टर नंबर 1 में बताया था आपको कि इसके बाद वही एंट्री चैप्टर नंबर एज पर दिस बुक 13 लेजर में जाएगी। लेजर इज अ बुक, ये अकाउंटिंग साइकिल चैप्टर 1 में आपको बताया है, पर आपको यहाँ बताया जा रहा है वो लेजर में जाएगी। प्रोसीजर चैप्टर नंबर 13 में। एंड नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 14 में वही एंट्री ट्रायल बैलेंस में जाएगी और फाइनल अकाउंट्स, मतलब चैप्टर 14 और फाइनल अकाउंट्स का मतलब है चैप्टर 21 और 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, प्रॉफिट निकाला जाएगा, लॉस निकाला जाएगा एंड ऑल दैट। ये देखिए, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने ये चैप्टर नंबर 3 में आपको एक्रूवल के अंदर समझाया था कि देखिए कोई सामान आपने खरीदा या आपने बेचा, उधार खरीदा उधार बेचा, वो कैश बेसिस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर खर्चा किया है पैसा, फॉर एग्जांपल आपने कोई खर्चा किया, पैसे नहीं दिए, तो इसका पार्ट नहीं है वो। खर्चा किया पैसे दिए तो कैश बेसिस का पार्ट है। आपने कोई इनकम कर ली, आपके घर में कोई 3-4 महीने रह गया, किराया आपको आना है, अगर आना है तो वो कैश बेसिस का पार्ट नहीं है। अगर वो आ गया तो कैश बेसिस का पार्ट है। ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर रिसीव्ड इन कैश, वो बेसिकली इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। एक्रूअल बिल्कुल इससे उल्टा है। ये देखिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। भाई एक्रूअल बेसिस का मतलब है जितनी क्रेडिट्स ट्रांजैक्शंस हैं सारी रिकॉर्ड की जाएंगी। आपने इनकम जनरेट कर ली तो समझ लो वो रेवेन्यू आ गया, पैसा जब आता होगा आ जाएगा। दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं बेटे, आप ये देखिएगा। कहता दिस इज़ जो कैश बेसिस है वो बहुत सिंपल होता है, इट डज़ नॉट रिक्वायर यूज़ ऑफ एस्टिमेट, पैसा आ गया बात ख़त्म। लेकिन बेटे इसका डिसएडवांटेज ये है, इससे ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बिजनेस की नहीं आती है।
यानी कि कैश बेसिस का मतलब है कई बिजनेस तो चलते ही उधार पे हैं, उनके कलेक्शन एजेंट पैसा इकट्ठा कर करके लाते हैं, यानी कि बिजनेस का 50% 60% हिस्सा ही खत्म हो जाएगा। एक्रूअल बेसिस का एडवांटेज ये है कि ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाता है। इट अलाउज द मैचिंग प्रिंसिपल्स और इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ये एक तरह से लीगली एडवांटेजेस है। बट द सेम इज़ द केस, आप ये कैश और एक्रूअल बेसिस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी 7th पॉइंट कर रहा हूँ, सूटेबिलिटी। जो कैश बेसिस होता है ना, वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के लिए होता है, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स एंड वॉट एवर। लेकिन जो आपका एक्रूअल बेसिस होता है वो टोटल हर बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए होता है, चाहे वो एक छोटा दुकानदार है चाहे बड़ा फैक्ट्री वाला है। खैर, इन एनी केस, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बात आ रही है तो कैश में नहीं होगा, उसमें हो जाएगा। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, ये देखिए क्या है। एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। इसमें सिर्फ कैश के बेसिस में रिसीव होगा, रिकॉर्ड होगा, यहाँ चाहे कैश नहीं आया तब भी रिकॉर्ड होगा। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंसेस, कहता है एक्सपेंसेस जिसके पैसे दे दिए वो तो कैश में आएगा, लेकिन एज पर एक्रूअल बेसिस ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, चाहे कैश दिया हो या ना दिया हो। अब ये थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब पैसा अभी देना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस दे दिया। एक्रूड इनकम, जो इनकम आनी बाकी है या जो एडवांस आ गई। दीज बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, यानी कि ये बेसिकली इनको कंसिडर नहीं करता और ये इन चारों को कंसिडर करता है एक्रूअल बेसिस। लीगल पोजीशन, कहता है ये रिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं, दिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और ये रिकॉग्नाइज्ड है। एंड लास्ट इज़ योर एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सीधी सी बात है, कहता है द बेसिस डज नॉट एसरटेन करेक्ट पोजीशन। इससे करेक्ट पोजीशन आपकी रिवील नहीं होती, इससे होती है। एक बेटे आपका हाइब्रिड है, मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है? कहता है दोनों का मिक्सचर है, कैश और एक्रूअल का। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ कैश एंड एक्रूअल बेसिस। अंडर हाइब्रिड बेसिस रेवेन्यूज एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश whereas expenses are recorded on accrual। यानी कि हमारी जो मेंटेलिटी है वो क्या है कि भाई रिवेन्यू जब आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे हम नहीं करते। ठीक है, रिवेन्यूज़ और असेट्स जब आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर वो रिवेन्यू अक्रू हो गया, आना बाकी है, इनकम तो आगे पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन खर्चा उल्टा है, जो खर्चा बेसिकली विच इज़ रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, जो खर्चा हमने कर दिया, पैसा भी चाहे ना भी दिया हो फिर भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये उल्टा हो गया ना, इनकम ना दियो। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है रिवेन्यूज एंड असेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। इनकम को हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेंस को हम एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। अंडर हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग रिवेन्यूज एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। रिवेन्यू कैश बेस पे रिकॉर्ड है, जब आएगा तभी माना जाएगा, जो आना बाकी है मानेंगे ही नहीं। खर्चे में उल्टा है, खर्चे में जो पैसा दिया वो तो माना ही गया और जो देना बाकी है वो भी माना गया। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेसिकली बोथ। सेम इज़ द केस बेटे चैप्टर नंबर 4, एक छोटा सा चैप्टर है ये। इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसकी बैक एक्सरसाइजेज हैं और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। परफॉर्म ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मैच दी आंसर। गुड बाय, कैरी ऑन द वे इज टोल्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी बैक एक्सरसाइज है बच्चों, बैक एक्सरसाइज should be confirmed solved by you independently and you should check the answers after matching the things। copy paste मत करना। that's it boys।